करते हैं इस थर्ड पार्ट के साथ, ठीक है। ये ज्वाइंट सेशन है। अब इसमें हम देखते रहेंगे ऐसे ही कंटिन्यूअसली। तो चलिए देखते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से चट्टान परिवर्तित होकर अलग प्रकार के बन जाते हैं, बताइए। अग्नि चट्टान, मेटामॉर्फिक चट्टानें, अवसादी चट्टानें, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें सही जवाब है मेटामॉर्फिक चट्टानें, ठीक है। इनको हम रूपांतरित चट्टान भी बोलते हैं, ठीक है। ये ताप और दाब के प्रभाव में, यानी टेम्परेचर और प्रेशर के प्रभाव में आके, ठीक है, इनका क्या होता है, रूपांतरण होता रहता है। ये कभी अग्नि में यानी इग्नियस रॉक में, और कभी अवसादी चट्टान, यानी कि अवसाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, बताइए। इग्नियस होता है, मेटामॉर्फिक होता है, और सेडिमेंट, है ना, सेडिमेंटल रॉक बोल लें, ठीक है। तो ऐसे इनका रूप परिवर्तित होता रहता है, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, इसके बारे में और क्या ही ज़्यादा जानना, है ना। चलिए ठीक है, एक चीज़ और जान लीजिए। जैसे अगर हम बात करें अग्नि चट्टानों को, ठीक है, ये गर्म मैग्मा जब ठंडा होता है ना, जो अग्नि चट्टान होती हैं, जैसे जब वोल्केनिक इरप्शन होता है ना, तो इसमें से क्या निकलती हैं, मैग्मा, ठीक है। अब ये क्या होती हैं, ये हीट रहती हैं, और ये जब जमती हैं तो ये बनाती हैं क्या, बताइए बताइए बताइए। अग्नि चट्टान बनाती हैं, ठीक है। और अवसादी चट्टान ये क्या होती हैं, जैसे मान लो ये पर्वत, मान लो ये कोई पर्वत है, ठीक है, इसका खुदर के आया और यहाँ पे ज़मीन पे बिछा, ठीक है, लेयरिंग हुई, या फिर बाढ़ आया, वहाँ से कोई मिट्टी आई कुरेद के और उसकी लेयरिंग हुई, तो ये जो चट्टान बनती है ना, इसको अवसादी चट्टान बोलते हैं, ठीक है, या अवसादी लेयर बोलते हैं, या फिर समझ गए आप, ठीक है। और ये जो यहाँ वल्केनिक इरप्शन से निकल के आ रहा है और जम रहा है, तो इसको हम बोलते हैं क्या, अग्नि चट्टान, ठीक है। तो ठीक है, और इन्हीं के जैसे ये अग्नि चट्टान है, और ये जो मतलब आपका अवसादी चट्टान है, इनको ना थोड़ा सा क्या होता है, इनका रूप परिवर्तित है मेटामॉर्फिक में, ठीक है। और मेटामॉर्फिक पे ताप टेम्परेचर मतलब पड़ता है जब प्रेशर और ताप, तो फिर क्या होता है, इनका रूप मेटामॉर्फिक में और सॉरी इग्नियस और उसमें अवसादी चट्टान में बदलता रहता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बेरिंग जलडमरू मध्य कहाँ पे है, किसको अलग करता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तरी अमेरिका व दक्षिणी अमेरिका को, उत्तरी अमेरिका व एशिया को, एशिया व अफ्रीका को, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो सही जवाब है वो है उत्तरी अमेरिका व एशिया को। अब कैसे, बताइए। अगर हम बेरिंग जलडमरू मध्य की बात करें तो ये कहाँ पे है, बेरिंग स्टेट की बात करें तो ये अलास्का हो गया, वेट अ वाइल। अगर ये है अलास्का, ठीक है, ये नॉर्थ अमेरिका की बात है, ठीक है। और ये हमारा क्या है, कनाडा वगैरह है। ये हडसन हो गई, हडसन की खाड़ी। उसके बाद ये आ गई, और ये ग्वेटमाला है ना, कैलिफोर्निया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको ये दिख रहा है क्या, अलास्का, और यहाँ पे है एशिया का रसियन पार्ट, ठीक है। तो रसिया कॉन्टिनेंट है, तो यहाँ पे क्या है, बेरिंग स्ट्रेट, ठीक है। तो यही पूछ रहा है कि किन को अलग करता है, तो उत्तरी अमेरिका व एशिया को। क्यों, ये जो अलास्का आपको कनाडा सेक्टर में दिख रहा है, ये एक्चुअल में अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है, ठीक है। नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा है कौन, अलास्का, ठीक है। अगला क्वेश्चन, विश्व में सर्वाधिक अगर हम ज्वालामुखी की बात करें तो किस महासागर में स्थित है, प्रशांत में, अटलांटिक में, हिंद में, अटलांटिक महासागर में, या आर्कटिक में। तो इसमें सही जवाब क्या है, ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। अगर हम प्रशांत महासागर की बात करें, ठीक है, तो ऐसे ऑस्ट्रेलिया के बगल से ऐसे बनता है ना। उसके बाद ये आपका ब्राज़ील, चील, है ना, ब्राज़ील नहीं, चील, पेरू, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपका पनामा नहर, ये नॉर्थ अमेरिका का हिस्सा, ये आपका मैक्सिको, इधर हो गया आपका जापान, ये फिर आपका फिलीपींस का हिस्सा, उसके बाद ये ऑस्ट्रेलिया। तो इसके बीच में ना ये जो एक रिंग ऑफ फायर बनता है, तो अगर क्वेश्चन पूछे कि रिंग ऑफ फायर कहाँ पे पाया जाता है, तो पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना वोल्केनिक इरप्शंस बहुत अधिक होते हैं इस बाउंड्री पे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो प्लेटें हैं कन्वर्जेंट ज़्यादा करती हैं, कन्वर्ज ज़्यादा होती हैं, और जब कन्वर्ज करती हैं ओशियानिक प्लेट कॉन्टिनेंटल प्लेट से, तो वहाँ पे क्या होता है, वोल्केनो इरप्ट होता है ना।
तो ये कॉन्सेप्ट बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल इतना ही है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है या पार करती है, बताइए। नील, अमेजन, कोंगो, इनमें से कोई नहीं। इसमें ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। ठीक है, जो कोंगो रिवर है वो क्या करती है, जो 0 डिग्री है ना, इसको 2 बार ही काटती है। ठीक है, अगर हम कैंसर की बात करें तो इसको अपनी माही नदी 2 बार काटती है। ठीक है, अगर कैप्रिकॉर्न की बात करें तो इस पे एक नहर है, क्या नाम है उसका, पंपा है या फिर कौन सी नदी है जो इसको 2 बार ही काटती है, जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में है। ठीक है, वो क्या है, ऊपर वाली क्या है कैंसर, नीचे वाली क्या है कैप्रिकॉर्न, ये भी 23.5 डिग्री। ठीक है, लिम्पोपो है, सॉरी मैं पंपा बोल रहा था, लिम्पोपो। ठीक है, लिम्पोपो नदी किसको, कैप्रिकॉर्न को 2 बार काटती है, यानी कि मकर रेखा को, कर्क रेखा को अपनी माही 2 बार काटती है, और फिर ये जो है लिम्पोपो किसको काटती है, सॉरी ये कोंगो किसको काटती है, इक्वेटर को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको बताना है निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में सदाबहार वन पाए जाते हैं, अमेजन बेसिन में, जायरे बेसिन में, दक्षिण पूर्वी एशिया में, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन नंबर ए है वो सही जवाब है, अमेजन बेसिन में। क्यों, क्योंकि ये 0 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास में है ना, जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पे अधिक से अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, अमेजन बेसिन के बारे में तो हम जान ही चुके हैं, है ना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, मध्य एशिया में किस पर्वत श्रृंखला पर रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान इकट्ठा होते हैं, बताइए। मध्य एशिया की बात कर रहा है, श्रीलंका, और भी श्रीलंका का है क्या पर्वत, जिस पर रूस भी खड़ा होता है, चीन भी, मंगोलिया भी और कजाकिस्तान भी। श्रीलंका में बोल रहा हूँ, पर्वत श्रृंखला है एक्चुअली ये। मध्य एशिया में किस पर्वत श्रृंखला पर ये लोग क्या करते हैं, रूस भी, चीन भी, मंगोलिया भी, कजाकिस्तान भी इकट्ठा होता है, बताइए। अल्ताई पर्वत, सायन पर्वत, यूराल, बैकाल। तो इसमें राइट आंसर क्या, अल्ताई पर्वत। ठीक है, तो मध्य एशिया में अल्ताई पर्वत श्रृंखला को चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान मतलब क्या करते हैं, यहाँ पे इकट्ठा होते हैं। ठीक है, अल्ताई पर्वत, अल्ताई पर्वत श्रेणी कहाँ पे है और इसकी लंबाई कितनी है, तो कहाँ पे है ये आप बताइएगा, इसकी लंबाई मैं बताता हूँ। ये एक्चुअल में है कितनी, 1200 मील। ठीक है, 1200 मील की दूरी पे। ठीक है, वेट अ व्हाइल, मैं पानी पी के आता हूँ, 1 मिनट। वेलकम बैक। चलिए फिर से कंटिन्यू करते हैं ना, बोलते बोलते होता है क्या, दिमाग स्टक हो जाता है। तो अल्ताई पर्वत श्रेणी पे मिलते हैं ये तीनों के तीनों, कौन कौन, रूस, चीन, मंगोलिया और कजाकिस्तान। ठीक है, इस पर्वत श्रेणी की लंबाई कितनी है, लगभग 1200 मील। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ईडन की खाड़ी हाल ही में किन कारणों से खबरों में, देखिए ईडन की खाड़ी हमेशा लगभग खबरों में रहती ही रहती है। ठीक है, अब आपको बताना है खबरों में रही किस लिए, वहाँ पे क्या ऐसा है, बताइए। कच्चे तेल के विशाल भंडार पाए गए, जो म्यांमार है, भारत है और बांग्लादेश के बीच त्रिपक्षीय समुद्री विवाद को लेकर ईडन की खाड़ी में इकट्ठा होते हैं, या फिर सोमालिया के लुटेरे यहाँ पे आ गए, या फिर अमेरिका और रूस की पनडुब्बियाँ यहाँ पे टक्कर कर गई। तो बताइए इसमें जो सोमालिया के सोमालिया के लुटेरे हैं ना, इनकी वजह से ईडन की खाड़ी न्यूज़ में आ गई। ठीक है, तो याद रहे यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, बस यहाँ पे जो होते हैं उसको बोलते हैं यार, जो एक मूवी आई थी ना पिराट्स, तो ऐसे ही होते हैं अभी भी, है ना, लुटेरे घूमते रहते हैं समुद्र में अपने जहाज़ लेके और लूट लेते हैं बड़े बड़े जहाज़ों को।
ठीक है। तो अब देखिए, अब आप बताइएगा ईडन की खाड़ी का जो लोकेशन है ना, वो किस कंट्री के आसपास में है। ठीक है, ईडन की खाड़ी किधर है? देखिए जिबूती कहाँ पे है ये मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, जहाँ पे रेड सी आके ख़त्म होती है वहाँ पे आपको जिबूती मिल जाएगी। लेकिन ईडन की खाड़ी आप खुद पता करके बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अत्यधिक वर्षा का मृदा पर क्या प्रभाव पड़ता है बताइए। ये ज्योग्राफी है। इससे मृदा की अम्लता और उपजाऊपन में कमी होती है। इससे मृदा की क्षारकता में वृद्धि होती है और उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। इससे मृदा की क्षारकता और उपजाऊ क्षमता में कमी आती है। इससे मृदा की उपजाऊ क्षमता कम होती है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर डी है वो सही जवाब है। इससे मृदा की जो क्षमता है ना, वो मतलब उसकी जो फर्टिलिटी है वो कम होती है। ठीक है, क्यों होती है बताइए। इसमें जो पोषक तत्व है, ये मान लीजिए सॉइल है, ठीक है, और कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश हो रही है, तो इसके जो पोषक तत्व हैं ना, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो क्या हो जाएंगे, बारिश के पानी के साथ बह जाएंगे, इनफिल्ट्रेट कर जाएंगे, जो अपर लेयर है उसे नीचे चले जाएंगे। ठीक है, और ऐसा भी हो सकता है कि समुद्र में जाएं, कोई गड्ढा है वहाँ पे यूट्रोफिकेशन की घटना घटाएं या फिर जाके ओशियन को पॉल्यूट करें, लेकिन यहाँ से हट जाते हैं जिसकी वजह से मृदा की गुणवत्ता कम हो जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, पोर्तो रिको ट्रेंच किस महासागर में स्थित है बताइए। आर्कटिक महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में या हिंद महासागर में? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है, यानी कि आर्कटिक महासागर में है कौन सा, पोर्तो रिको ट्रेंच। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। और क्या, अब इसके बारे में थोड़ा सा आप जान लीजिए। जो मैरियाना ट्रंच है ना, उसके बाद यह विश्व का दूसरा सबसे गहरा ट्रंच है। ठीक है, अगर इसकी गहराई की बात करें तो 8,648 मीटर है। पोर्तो रिको की गहराई कितनी है, 8,648 मीटर। ठीक है, और मैरियाना ट्रंच की गहराई कितनी है, अबाउट 1,028 मीटर। ठीक है, तो इन दोनों में इतना डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो पोर्तो रिको ट्रेंच कहाँ पे है, आर्कटिक महासागर में, विश्व की, दुनिया की दूसरी मतलब गहरी ट्रेंच है। ठीक है, चलिए चलिए आज का सेशन कंप्लीट होता है दोस्तों। देखिए फीडबैक जरूर दीजिएगा, लाइक कमेंट जो भी है, ठीक है, आपके इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने सेशन को कितना एंजॉय किया है ना। चलिए टेक केयर, बाय बाय। आज का सेशन यहीं पे कंप्लीट करते हैं। देखिए इसमें 30 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया अबाउट, नहीं कुछ तो अगर हम फैक्ट की बात करें तो लगभग 100 टॉपिक आपकी कवर हुए है ना। तो चलिए टेक केयर, बाय बाय।